नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ आज स्टूडियो में मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरा ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतर और महिला गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय पहलवान अमन सहरावत वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। पूर्व विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने पश्चिम भारत बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स और स्नूकर का खिताब जीता। और टेनिस में सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कल आर्याना साबालेंका का मुकाबला जेसिका पेगुला से, और पुरुष सिंगल्स में जानिक सिनर और अमेरिका के फ्रांस डोएफ आमने सामने। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बात पेरिस पैरा ओलंपिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस जाने वाले पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने देश के शीर्ष पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को पैरालंपिक खेलों के लिए शुभकामनाएं भी दी। आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है, इसलिए 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने पैरालंपिक में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने जो 31 मेडल जीते हैं, उनमें से 19 अकेले टोक्यो में आए थे। पिछले 10 वर्षों में भारत ने स्पोर्ट्स में और पैरा गेम्स में कितनी ऊंची उड़ान भरी है। स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। मनोज, आज अपने खेल स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत यहीं से करते हैं। पेरिस ओलंपिक में तो दबदबा हमारा था कि जितना भी था, जितने भी पदक हमने जीते, लेकिन पैरा ओलंपिक में हम बहुत खास करते आ रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा। अब आपको क्या उम्मीदें हैं? अगर हम बात करें अंतिल की बात करें, और बाकी अवनी लेखरा की बात करें, भाग्यश्री की बात करें, और दूसरे खिलाड़ियों की बात करें। देखिए, 84 एथलीट इस बार भाग ले रहे हैं, जिसमें से 32 महिलाएं हैं। ये बहुत अपने आप में एक नायाब और बेहतरीन एक मिसाल है। और 3 नए स्पोर्ट्स हैं, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। इसमें भारत शिरकत कर रहा है। 12 खेलों में भारत की ओवरऑल मौजूदगी होगी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा उम्मीद जो है एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में और आर्चरी में है, क्योंकि इसमें पहले भी हमें काफी मेडल मिलते रहे हैं, चाहे वो एशियन पैरा गेम्स हो, चाहे वो पैरालंपिक हो या कोई अन्य आयोजन। जी मनोज, कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे ये जो खिलाड़ी हैं, ये बहुत एक भाग्यशाली तो इसलिए हैं कि ताकि इनको पैरालंपिक में खेलने के लिए चांस मिल रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं ये वो खिलाड़ी होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और इनका उत्साह जब प्रधानमंत्री बढ़ाते हैं तो लगता है कि वाकई कुछ ना कुछ ऐसा कर आएंगे कि देश का मान बढ़ जाएगा। देखिए, जब आप खेल के मैदान पर उतरते हैं तो कोई भी बाधा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कोई जन्म से उनको परेशानी रही, तो उन सब की बाधाओं को दूर करते हुए जब प्रधानमंत्री आते हैं सामने और वो जब हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ हर खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब आप अवनी लेखरा को देखें, आप वो पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस बार भी भाग ले रही हैं 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, जिसमें उन्होंने पिछली बार गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भाग्यश्री जाधव, जैसा आपने जिक्र किया, पिछले एशियन पैरा गेम्स की वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं शॉर्टपुट में। और इसी तरीके से अगर आप सुमित अंटिल की बात करें तो वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2 बार के, और टोक्यो पैरालंपिक के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये कुल मिला के देखा जाए कि अब खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक पर रहेगी, जहां भारत के कम से कम 3 खिलाड़ियों से हम पदक की उम्मीद तो कर ही रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 5 गोल्ड मेडल। अगर हम इंडिविजुअल देखें तो हमें दूसरे ओलंपिक जो होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सामान्य कैटेगरी में हमें सिर्फ 2 ही गोल्ड मेडल मिले हैं अब तक। यहाँ एक ही गेम्स में अगर आपको 5 गोल्ड मेडल मिलते हैं
तो आप जो पिछली बार जो आंकड़ा था, मुझे लगता है इस बार 25 को छुएगा। और मनोज, हम अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल और महिला गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव इस बार पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में, जैसा कि मनोज ने बताया, कि F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। और पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है वो इस महीने की 28 तारीख से 8 सितंबर तक पेरिस में किया जाएगा। इस बीच भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि इस बार भारत और पदक जीतने की उम्मीदें रखता है। बहुत बड़ा दल है, क्योंकि पिछली बार हम 56 के आसपास गए थे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी निराश नहीं करेंगे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे। और मैंने मंच के माध्यम से भी बोला था कि 25 से ज्यादा पदक जीतेंगे हम। टॉप 70 कंट्रियों में आएंगे मेडल टैली में। कहीं ना कहीं लगता है कि देवेंद्र झाझरिया के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जब ये दल जो है पेरिस जा रहा है, तो ये भी एक तरह का उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होगा कि हमारे साथ एक ऐसा खिलाड़ी जा रहा है जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार देखिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में, टोक्यो में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे, वहां भी इन्होंने शिरकत की। 2004 में जब एथेंस ओलंपिक हुए थे, वहां इनका गोल्ड मेडल था। उसके बाद इनका रियो में, वहां भी इनका गोल्ड मेडल था। पिछली बार सिल्वर मेडल था। तो जिन खिलाड़ियों के साथ ये जा रहे हैं, उनमें से कई खिलाड़ी तो इनके साथ भाग ले चुके हैं। तो अब ये इनका पैरालंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनना, मैं समझता हूँ बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए एक स्फूर्ति देगा। मनोज, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाला फेंक प्रतियोगिताएं अचानक ही लाइमलाइट में आ गए? एक तरफ नीरज चोपड़ा है, दूसरी तरफ अंतिल है, देवेंद्र झाझरिया है। ये सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने दो का नाम लिया, सुमित अंतिल का, और उसके अलावा संदीप जो है वो भी F64 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो के प्रतिभागी होंगे। अजीत सिंह भाग लेंगे, रिंकू हुड्डा उसमें भाग लेंगी, नवदीप है वो भी जेवलिन थ्रो में है। तो जेवलिन थ्रो वाकई भारत के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो पैरालंपिक में सुमित अंतिल क्यों ना हो। तो 28 तारीख से स्पोर्ट्स स्कैन की नजर रहेगी पैरालंपिक खेलों पे, और पल पल की आपको जानकारी मिलती रहेगी। और एक बात रेसलिंग की। भारतीय पहलवान अमन सहरावत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग के अनुसार पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, लेकिन अब विश्व में वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए आने वाले खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए स्पेंसर रिचर्ड ली, जिनको सिल्वर मेडल मिला था इस बार, जी, उनकी रैंकिंग अमन सहरावत से नीचे आ गई, जबकि इनका ब्रॉन्ज मेडल है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म किया। क्योंकि अगर आप देखें तो इनको एक तो पदक का रंग बदलना आता है बखूबी जी, और दूसरा इनका परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रहता है। शायद यही वजह है कि इस साल जितनी कॉम्पिटिशन में इन्होंने भाग लिया है, 5 कॉम्पिटिशन में भाग लिया, 4 में इनके मेडल है। जबकि पिछली बार इन्होंने 5 में भाग लिया, 3 में मेडल थे, इस बार 4 में मेडल है। और जगरेब ओपन, जब हमारा देश जो है बिल्कुल धरना प्रदर्शन और ऐसे दौर में गुजर रहा था, उस वक्त इन्होंने जगरेब ओपन टूर्नामेंट जो है, जो क्रोएशिया में होता है, वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अगले ही साल इसका रंग बदल दिया इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल को गोल्ड मेडल में बदल दिया। इसी तरह से एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में इनका सिल्वर मेडल आया था, फाइनल में हारे। लेकिन उसके अगले ही साल एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप और एशियन सीनियर चैंपियनशिप, दोनों में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने प्रदर्शन को सूद सहित वसूलते हैं अगली बार, और शानदार प्रदर्शन करके इन्होंने एक मिसाल कायम की। और मनोज, इनकी उम्र अभी बहुत कम है और ये अगले 2 ओलंपिक तो कम से कम और खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकते हैं। यंगेस्ट हमारे अब तक के ओलंपिक मेडल विनर हैं ये। प्रधानमंत्री जी ने तो इनकी तारीफ भी की इस बारे में कि इन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन किया। अब देखिए इनके सामने जब न्यू मर्सिडोनिया का प्लेयर आया, जो कि पूर्व यूरोपियन चैंपियन था, उसे इन्होंने टेक्निकल सुपीरियरिटी से हरा दिया। टेक्निकल सुपीरियरिटी कहते हैं जब 10 अंकों का अंतर हो जाता है 2 रेसलर्स के बीच में, मुकाबले को छुड़वा दिया जाता है, ये कहकर कि ये मुकाबला, ये पहलवान आपके स्तर का नहीं है। उसके बाद जब अल्बानिया का रेसलर आया, ये वो रेसलर था जिसे रैंकिंग टूर्नामेंट में, जिसमें अमन सहरावत उनसे एक बार हार चुके थे, उसी रेसलर को, जो कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन भी था, उसे इन्होंने धराशायी कर दिया, उन्हें भी टेक्निकल सुपीरियरिटी से हरा दिया। लेकिन जापान के रेसलर के सामने इनकी एक नहीं चली। मैं मानता हूं कि जो इनका डिफेंस था वो एक्सपोज हुआ। ये इनके लिए, मैं समझता हूं, आगे के लिए एक्सपोजर, आगे के लिए एक सबक होगा अगले ओलंपिक में कि आपको अपने डिफेंस को और मजबूती देनी है। नहीं तो अगर उस मुकाबले को अगर ये बखूबी अच्छे डिफेंस का परिचय देते, तो मेरे ख्याल से इनका गोल्ड मेडल होता। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो मनोज, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे बहुत से खिलाड़ी जो थे वो चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन उनका स्वर्ण पदक के लिए था, सिल्वर मेडल के लिए था, लेकिन चौथे स्थान पर रहने का मतलब ये है कि अब वो और थोड़ी सी मेहनत करें और अगली बार
वही अपने स्थान को ऊपर करें और पदक जीतें। जी हाँ, बिल्कुल 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो चौथे स्थान पर रह गए, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे स्पीड इवेंट जो होती है उसमें तो हमारे खिलाड़ी जो है चीन के खिलाड़ी से महज एक अंक से हारे। तो कई बहुत मतलब मैं कहूंगा ऊपर से दिखने में लगता है कि हमारे मेडल पिछली बार से कम हुए, एक मेडल कम हुआ, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक क्रांति सी आ गई है। आपके जो खिलाड़ी पहले कभी पदक होड़ में होते नहीं थे वो भी पदक होड़ में आने लग गए। आर्चरी उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उसके अलावा टेबल टेनिस में हमने कभी सोचा था कि हमारे खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल वो वहां तक की बाधाओं को पार करते हुए आगे तक बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ बात है। मनोज, टेबल टेनिस के अंदर एक उभरता हुआ नाम जो मुझे नजर आ रहा है महिला खिलाड़ियों में, वो श्रीजा शुक्ला है, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। उनकी रैली जो होती है जितना लंबा आप उनको ले जाते हैं उतना ही उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। एकाग्रता है उनमें बहुत जबरदस्त। अगर आप अपना लय से थोड़े से भी भटकते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन उस खिलाड़ी की एकाग्रता को सलाम। हालांकि जो बीत गई वो बात गई कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो डबल्स में इस बार निराशा हुई। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारी ये 2 खिलाड़ी पदक जरूर ले जाए। बिल्कुल, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो दुनिया में नंबर 1 भी रह चुकी है, और इस जोड़ी से बहुत उम्मीदें थी। मैं समझता हूँ इनको पर्सनल कोच इनके लिए होना चाहिए पॉइंट, तभी कुछ मतलब मुझे लगता है कि ये इस प्रदर्शन को दोहराएंगे, कम से कम पदक जीतकर जरूर लाएंगे। इस बीच भारत के 27 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने कल मुंबई में पश्चिम भारत बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में एस श्रीकृष्णा को फाइनल में हराकर एक और खिताब जीत लिया। वहीं इसी चैंपियनशिप में आडवाणी ने सीनियर स्नूकर खिताब भी जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। बात टेनिस की। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कल बेलारूस की आरेना साबालेंका का मुकाबला अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। साबालेंका ने सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वितेक को पटकनी दी। तो वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल इटली के जैनिक सिनर का सामना अमेरिका के फ्रांस टिएफ जूनियर से होगा। जबरदस्त मुकाबला रहा, लेकिन आप हरा देते हैं विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को तो आप कहीं ना कहीं मनोबल आपका बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मनोबल बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि इनकी ये बेस लाइनर होते हुए भी बेस लाइन की बहुत अच्छी खिलाड़ी है साबालेंका, लेकिन एग्रेसिव है और सर्विस इनकी बहुत जबरदस्त है। बस इनका फायदा जो है जेसिका यही उठा सकती हैं कि जब ये बहुत तेज सर्विस करने के प्रयास में कई बार डबल फॉल्ट कर देती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक उनमें जरूर है, जिसका जेसिका निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहेगी अपनी लय को बरकरार रखते हुए। लेकिन जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर का जब मुकाबला अमेरिका के फ्रांस टिएफ जूनियर से होगा, तो आप देखते हैं कि ये मुकाबला कांटेदार होगा या एक तरफा रहेगा? मुझे लगता है एक तरफा होगा, क्योंकि जैनिक सिनर एक ऐसे खिलाड़ी है जो आज के युग के जो सबसे बड़े खिलाड़ियों में से जिनका शुमार होता है कार्लोस अल्करेज, उनको 4 बार हरा चुके हैं। वो बात अलग है कि 5 बार हारे भी हैं, लेकिन 4 बार हराना इतने बड़े खिलाड़ी को बहुत बेमिसाल है। और डेनियल मेडवेडेव पर भी ये भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। एग्रेसिव हैं, बेस लाइनर हैं, दोनों हाथों से बैकहैंड इनका बहुत अच्छा है, टॉप स्पिन का उसमें बैकहैंड में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फोरहैंड भी इनकी अलग से स्ट्रेंथ है। लेकिन वहीं अगर आप फ्रांसिस की बात कर लें तो उन्होंने तो वाकई मैं कहता हूं आसमान से तारे तोड़ने वाला काम कर दिया है, क्योंकि वो एक तो सीडिंग में कहीं थे नहीं, और उसके बाद ग्रैंड स्लैम में तीसरे राउंड से आगे कभी बढ़े नहीं थे। और जिस तरह से उनके पास जो है ना एक सर्विस है अच्छी और पावरफुल फोरहैंड है, बैकहैंड में थोड़ा सा फंसते हैं। अब बात क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 24 अगस्त से शुरू हो रही 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल और जेसन होल्डर को घरेलू श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। जी, आराम जरूर दिया गया है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि साउथ अफ्रीका की टीम से उनका मुकाबला होना है। वहाँ डेविड मिलर नहीं है, क्लासेन नहीं है, रबाडा नोकिया नहीं है, केशव महाराज नहीं है, तो दोनों टीमों में कई स्टार प्लेयर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर अल्जारी जोसेफ नहीं है तो शामर जोसेफ है। ये वो शामर जोसेफ है जिन्होंने गाबा का गुरूर तोड़ा था। जैसे आपको याद होगा, आज आप अक्सर याद करते हैं शुभमन गिल को, ऋषभ पंत को, जिन्होंने गाबा का गुरूर तोड़ा था, बहुत अच्छी पारियां खेली थी, और वही उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे दूसरी पारी में ब्रिस्बेन गाबा में। मनोज के पास आंकड़े बहुत हैं, बातें बहुत से और राय बहुत सी, लेकिन वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा मनोज के इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और महिला गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री यादव पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।